विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th का लेसन 8वां देखेंगे। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। पाठ का प्रकार है यात्रा वर्णन और उसके लेखक है मोहन राकेश। गुलमर्ग जो है वह कश्मीर का एक अत्यंत सुंदर रमणीय स्थान है और यात्रा वर्णन यानी कि लेखक जब गुलमर्ग देखने को जाते हैं, गुलमर्ग की यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें जो अनुभव होते हैं उसका वर्णन इस लेसन में लेखक ने किया है। लेखक का परिचय देखें तो मोहन राकेश जी का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। उसके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश जी को बचपन से ही पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्रदान हुआ था। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की पढ़ाई की थी और हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया था। ज़्यादातर उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उनके साथ उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश एक सफल कहानीकार तथा एक नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। स्वानुभूत का अर्थ होता है उन्होंने अपने जो अनुभूत किया, उनको जो अनुभूति हुई, उसका यहाँ वर्णन करने का प्रयत्न लेखक ने किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण उनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य उनसे भुलाया नहीं जाता। लेखक ने इस यात्रा वर्णन में कश्मीर के एक सुंदर स्थान का वर्णन किया है और उन्होंने जो स्वानुभूति वहाँ की थी, किसी दूसरे के अनुभव से नहीं, लेकिन स्वयं उन्होंने जो वहाँ अनुभव किया, इसका वर्णन इस लेसन में है। इस लेसन में आते हुए शब्द अगर हम देखें तो गुलमर्ग यानी कि कश्मीर का एक सुंदर रमणीय स्थान, तिगलिया यानी कि तिराहा, 3 रास्तों का समूह जहाँ मिलता है उन्हें कहते हैं तिगलिया। 4 रास्तों का समूह जहाँ मिलता है उसे कहते हैं चौराहा। तो यहाँ 3 रास्ते मिलते हैं तो उसे कहते हैं तिगलिया। रोमांच की यानी कि आनंद देने वाली, पोर्टिको यानी कि बरामदा, रेवड़ का अर्थ होता है झुंड और कहर का अर्थ होता है अत्याचार। लेसन अगर हम देखें तो कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। चौंक उठना यानी कि आश्चर्य से चकाचौंध हो जाना, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग लेकिन ऐसी जगह नहीं है। लेखक यहाँ कहते हैं कि हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज़ को रोज देखते हैं तो हमें उनके प्रति उदासीनता आ जाती है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है जिसे बार बार देखने पर भी हमें जरा भी सी भी उदासीनता आती नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया था तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, झुरमुट का अर्थ होता है झुंड, देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो झुंड में थे। रात में घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। 1 घंटे में लेखक ने सारा गुलमर्ग देख लिया था, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या
बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जितनी बार उसे देखते हैं वो नया सा लगता है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी इस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। कांपती तितलियों के उठते बादल, बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें स्वयं वह रहता है, उसमें अपने समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं घना कोहरा, कोहरा यानी कि धुंध, जिसे हम गुजराती में कहते हैं धुम्मस, पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का। जब कोई व्यक्ति गुलमर्ग छोड़ता है तो स्वयं अपने आप से जुदा हो गया हो, बिछुड़ गया हो, ऐसा लगता है। उसे रूप से इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित सा बने रहता है, क्योंकि बार बार देखने पर भी वो स्थान इतना सुंदर है कि जितनी बार देखो वह अपरिचित सा लगता है। ऐसा लगता है मानो कभी हम उसे पूरा देख ही नहीं पाए। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं और हर क्षण नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे, पोर्टिको यानी कि बरामदा, लेखक को ऐसा लगता है कि ऊपर जो बादल है और नीचे धरती है, मानो वह बादलों का बरामदा हो। बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानियों यानी कि जो प्रवासी आए हैं वह। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली सा पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश में नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासा यानी कि धुम्मस का जो मानो फूल बन गया हो, ऐसा लगता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। चारों तरफ धुंध ही धुंध है। बेबस होकर फैली पगडंडियों पतली पतली नजर आती हैं। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निढाल। निढाल यानी कि कई समय तक लेखक को लगता है कि मानो मैं इस दृश्य को अपने बाहों में समा लूं। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। द्वीप यानी कि उसका अर्थ होता है कोई टापू का समूह, लेकिन यहाँ बादलों के द्वीप हैं, यानी कि छोटे छोटे बादल इधर से उधर घूम रहे हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे। रेवड़ यानी कि झुंड। भेड़ों और बकरियों का जो झुंड जा रहा है मानो पगडंडियों पर टंग से गए हैं। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता करता प्रतीत होगा। रात आएगी, सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी जो दिन के समय वाचाल हो जाती है, रात को एकदम वहाँ मानो खामोशी सा छा जाता है। गुलमर्ग की वह रात मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर बहुत सामने से एक बरसती घटा मेरी ओर बढ़ती आ रही थी। एक बादल जो पानी से भरा हुआ था, मानो ऐसा लगता था कि अभी बरस पड़ेगा। वह लेखक जो खिड़की में खड़े थे उसकी ओर आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह कब तक मुझ पर पहुँचे और मुझे अपने में समेट ले।
बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, पर इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और इसका बराबर होकर खिड़की में खड़ा था और उसे आह्वान मानो दे रहा था कि आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आज मैं भीग जाना चाहता हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि दूर तूफान बहुत उठ रहा था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बारिश होने वाली थी, आकाश में बिजली कौंध रही थी और बार बार से गर्जना की, बादलों की गर्जना की आवाज आ रही थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का एक भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था, थोड़ी देर में बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे पर टूट पड़ेगा। कहर यानी कि अत्याचार। इतनी जोर से बिजलियां हो रही थी, लेखक को लग रहा था कि अभी मूसलाधार बारिश टूट पड़ेगी और बिजलियां मुझ पर अत्याचार कर देगी, यानी इतनी जोर से चमकेगी कि मैं सिहर जाऊंगा। मैंने बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का वहाँ ठिठक गया। ठिठक जाना यानी कि रुक जाना, और दूर ही कटे पक्षी की तरह मैं दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना यानी कि मर जाना। लेखक को ऐसा लगा कि यह दृश्य तो रुक गया, बादल जो थे वही रुक गए, हवाएं भी जो चलती थी वह भी रुक गई। तो लेखक को वह जरा भी अच्छा नहीं लगा। लेखक को लगा कि अगर यह दृश्य मेरे पर नहीं आता तो शायद मैं मर जाऊंगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। तूफान का जोश उतर गया और साथ ही मेरा भी, उसके कारण जो कभी नहीं हो सका। लेखक को जो दृश्य देखना था कि वो बादल मेरे पर आए, वो बिजलियाँ मुझ पर आकर ऐसी चमके कि मैं डर जाऊँ, कांप जाऊँ और बारिश इतनी टूट पड़े कि मैं उसमें समा जाऊँ। लेकिन अचानक से वातावरण में परिवर्तन आ गया, हवा रुक गई, बादल भी वही की वही ठहर गए और लेखक भी अचानक से ऐसे हो गए कि अरे यह दृश्य तो मुझे अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। वे ऐसे क्षण थे जीवन में एक या दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे हर क्षण किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को वहाँ खींचकर बार बार ले जाता है। वरना कहाँ है एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्तियों क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्यों गोल्फ खेलने के लिए ही? लेखक को कहते हैं अंत में कि गुलमर्ग क्या है? एक सपाट मैदान है जहाँ पर व्यक्ति गोल्फ खेलते रहता है, वहाँ और कुछ भी नहीं, लेकिन उसके वातावरण में कुछ ऐसा आकर्षण है कि सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए व्यक्ति वहाँ बार बार जाता है। लेखक का कहना है कि व्यक्ति सिर्फ गोल्फ नहीं खेलता है, लेकिन उसका जो वातावरण है, उनकी जो अनुभूति होती है वह स्व अनुभव करता है और इसीलिए उसे गुलमर्ग बार बार जाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस यात्रा वर्णन का सार हम फिर से देख जाए तो यहाँ पर लेखक ने एक कश्मीर का एक भाग जो है गुलमर्ग, उसका वर्णन किया है। पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था। बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान, देवदार वृक्षों के घने झुरमुट। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद
गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता हो गई। उसे लगने लगा जैसे वह खुले सपाट मैदान का एक हिस्सा है और उस प्राकृतिक दृश्य को अपने में समाये हुए हैं। अपने से बिछोड़ने जैसा अनुभव गुलमर्ग छोड़ते वक्त लेखक को लगता है। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है, नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है, एक नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठते हैं और आनंद लेते हैं। सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढहने लगती है। मैदान पर अंधेरा उतरने लगता है और पतली पतली बाहों जैसी पगडंडियां दिखती है। सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करने नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों से पगडंडियां भर जाती हैं। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। रात की जो खामोशी होती है वो सुबह होते ही सारा दृश्य बदल जाता है। एक रात लेखक अपने होटल में खिड़की में खड़ा था। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में समेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेखक कहता है कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को वहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही वहाँ नहीं जाते, लेकिन कुछ ऐसे आकर्षण वहाँ हैं जिससे खींचकर वहाँ चले आते हैं। तो यह लेसन आपको कश्मीर के एक भाग का बहुत ही सुंदर वर्णन और उसको मानो आप अपनी आँखों से देख रहे हो ऐसा लेखक ने जो प्रतीत किया है उसका वर्णन यहाँ लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। इस लेसन के क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। उसमें एक है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता। उसका आंसर है, गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसीलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर की चर्चा अगर हम करें तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली है और हरी घास के बीच बीच में रंग बिरंगी फूल खिल उठे हैं। वातावरण में नई नई कोमलें उठती रहती हैं। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप दिखाई देते हैं। पगडंडियाँ भेड़ बकरियों के रेवड़ से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा लेखक को देखने लायक बनती है। तीसरा है, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आपने जो रोमांच महसूस किया है उसका वर्णन कीजिए। उसका आंसर है, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर
सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश में बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश को और भी उज्ज्वल कर देते हैं। बादलों के समूह आकाश में विचरते रहते हैं। नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते रहते हैं। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? उसका आंसर है, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है। इसीलिए वहाँ से विदा लेते समय अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। दूसरा क्वेश्चन है, गुलमर्ग के दिन को लेखक ने वाचाल क्यों कहा है? उसका आंसर है, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण बहुत चहल पहल रहती है। इसीलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। तीसरा है, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? उसका आंसर अगर हम देखें तो लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा के लिए अपने ऊपर बरसने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लीजिए। पहला है, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? उसका आंसर है, गुलमर्ग ऊंचाइयों पर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ठंडा कश्मीर का स्थल है।